हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर असलम। फीवर के पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपने फीवर के बारे में सब कुछ जाना था। आज इस दूसरे वीडियो में हम उसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में फीवर का इलाज अगर एक जनरल के तौर पे देखें या आप किसी से बात करते हैं इसके बारे में, तो आपको 3 दवाइयाँ मिलती हैं, जिनमें एक F1, A1 और S10। यानी कहा जाता है और बहुत सारे लोगों ने इस बात को चेक भी किया है कि अगर ये 3 दवाइयाँ हम किसी भी फीवर में देते हैं तो हमको रिस्पांस ज़रूर मिलता है। लेकिन ये डायग्नोसिस का तरीका नहीं है और ना ही मैं आपको यहाँ पे कोई फॉर्मुलेशन सिखाने आया हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि पहले आप लक्षणों के आधार पे एक डायग्नोसिस सेट करेंगे अपनी और पेशेंट की कंडीशन पर, और फिर उसके हिसाब से आप खुद दवाओं का चयन करें और रोग की सीवियरिटी के हिसाब से उसके डायल्यूशन का चयन करें। तो ये सारा काम आप ही को करना है। मैं आपको पेटेंट थ्योरी या फॉर्मुलेशन सिखाने नहीं आया हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को एक जनरल प्रैक्टिशनर से परफेक्ट प्रैक्टिशनर की ओर ले जाने का है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत बड़ी भीड़ बैठी हुई है, उसमें से आपको अपने आप को उस लायक बनाना है और सिस्टम में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सिस्टम अपने आप में पूर्ण रूप से जिससे बाकी आयुष के सिस्टम हैं उसी तरह से ये भी एक व्यापक चिकित्सा प्रणाली है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का इलाज है, संभव है। तो फीवर की बात करें तो एक सिंपल अगर फीवर किसी को आ जाए जहाँ पे कारण आपको नहीं समझ में आता कि ये क्या है, किस वजह से हो सकता है, तो वहाँ पर सिर्फ आप A1, S10 और F1 बिगिनर्स के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए बेहतर है कि वो उसको सेकेंड डाइल्यूशन में सीवियरिटी के हिसाब से, यानी फीवर रोगी को तकलीफ ज़्यादा है तो आप 2-2 घंटे पे दीजिए, नहीं तो 3-3 घंटे पे भी आप दे सकते हैं। आजकल ठंड का मौसम है तो कोल्ड एक्सपोजर, किसी को ठंड लग गई उससे अगर बुखार आ जाता है किसी को ठंड लगने से, तो हमें इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अमूमन सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार ही तक सीमित रह जाता है, कभी कभी केवल एक्यूट कोल्ड और फीवर तक ही रह जाता है। कभी कभी इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीजेस शामिल हो जाती हैं, यानी वॉमिटिंग भी हो रही होती है, लूज मोशंस भी शुरू हो जाते हैं। तो जैसे मरीज की तकलीफ रहेगी हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मैनेजमेंट उसी हिसाब से करना है। तो सिंपली अगर किसी को केवल सर्दी और बुखार हो रहा है तो उस कंडीशन में आप A1, F1, S10 और P1 ये 4 दवाइयाँ दे करके रोग की सीवियरिटी के हिसाब से किस डाइल्यूशन में देना है। तो अगर एक्यूट स्टेज में आ रहा है पेशेंट, एकदम आज ही में या आज ही ठंड लगी या उसको या कल ही ठंड लगी थी, तो आप फर्स्ट डाइल्यूशन में उसको सीवियरिटी के हिसाब से 2 आवरली 3 आवरली दे सकते हैं। तो ये थी कोल्ड एक्सपोजर की बात। इसके बाद की बात हम करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बुखार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है वो होता है वायरल फीवर। वायरल फीवर एक तो बरसात के बाद आता है, इसके अलावा भी जनरल वायरस कभी भी वायरस की जद में पेशेंट आ सकता है। तो सबसे कॉमन जो फीवर होता है वो मोस्टली वायरल फीवर होता है। तो वायरल फीवर के केस में जो सिम्टम्स होते हैं वो सडन हाई फीवर हो सकता है। सडन हाई फीवर होता है वायरल के केस में, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी डायग्नोसिस एक परफेक्ट डायग्नोसिस बन सके। तो सडन हाई फीवर, साथ में छींकें आ सकती हैं, नाक बह सकती है, नाक से जो बहने वाला डिस्चार्ज है वो वाटरी रहेगा, जिसे हम सीरस या म्यूकॉइड बोलते हैं। सर दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, थ्रोट इरिटेशन हो सकती है। और जितने भी वायरल फीवर होते हैं ये शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड के होते हैं, इनका संक्रमण काल जो है वो 5 से 7 दिन का होता है। तो 5 से 7 दिन में यानी ये फीवर स्टार्ट होता है और एक्यूट स्टेज में ही ये खत्म भी हो जाता है। अगर कोई गहरा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो ये फर्स्ट स्टेज में ही खत्म हो जाता है। तो इस वायरल फीवर को हम मैनेज करने के लिए, चूंकि एक्यूट ही स्टेज है, तो हम ऐसी कंडीशन में A1, T1, अगर सर्दी है तो F1, हर हाल में बुखार की किसी भी कंडीशन में आपको F1 देना ही देना है। इसके साथ में S10, वर1 और वाई। अभी बिजलियों के बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा कि हम कितनी बिजलियां बुखार में यूज़ कर सकते हैं और किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटीज़ को हटा दें तो फीवर की इस कंडीशन में
यानी जहाँ पे वायरल जो सबसे मोस्ट कॉमन है उसमें A1, P1, F1, S10 एंड वर1। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि डाइल्यूशन का सिलेक्शन आपको करना है सीवियरिटी के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको बताइए कि चूंकि यह फीवर 5 से 7 दिन इंक्यूबेशन पीरियड रखता है और ये एक्यूट स्टेज में खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे डाइल्यूशन फर्स्ट कर सकते हैं या सेकेंड। जो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे सेफ जो डाइल्यूशन है वो सेकेंड डाइल्यूशन है। इसके बाद बैक्टीरियल की बात करते हैं कि अगर किसी को बैक्टीरिया के थ्रू बुखार हुआ है, तो बैक्टीरिया के जो थ्रू बुखार होता है उसमें हमेशा ये फीवर खांसों से सर्दी या छींकों के साथ शुरू होता है और शुरुआती स्टेज में जो इसका बुखार होता है वो माइल्ड होता है। यानी आपने वायरल में जाना कि सडन हाई फीवर आता है, और बैक्टीरिया के केस में सडन हाई फीवर नहीं होता, पहले माइल्ड फीवर रहेगा विद स्नीजिंग और समटाइम कोल्ड्स। आफ्टर 2 डेज फीवर हाई रहेगा, और जो जब फीवर हाई हो जाएगा तो जो नाक से बहने वाला डिस्चार्ज है वो कुछ गाढ़ा हो जाएगा, और वो डिस्चार्ज जो है पुरुलेंट हो सकता है, पीलापन लिए हो सकता है, या म्यूकोपुरुलेंट हरा और पीला मिक्स लेकर के हो सकता है। हालांकि वायरल के ट्रीटमेंट में और बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में हमको ट्रीटमेंट लगभग सेम ही करना है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है जो मैंने आपको कहा कि सिर्फ डायग्नोसिस के पर्पज से आपको ये बैक्टीरिया और वायरस की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो इसमें भी हमारा ट्रीटमेंट A1, F1, S10, P1, वर1 यही रहना है, और इसको आपको सीवियरिटी के हिसाब से इसकी डाइल्यूशन का सिलेक्शन करना है और उसको कितनी कितनी देर पे चलाना है डिजीज। इसके बाद एक और कॉमन फीवर की बात करते हैं, तो वो है टाइफाइड। टाइफाइड के केस में ये बुखार अमूमन बरसात के बाद ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा भी साल भर में आपको टाइफाइड के पेशेंट्स मिलते रहते हैं। आजकल एक कंडीशन और देखी जाती है कि टाइफाइड के पेशेंट्स जो है वो एलोपैथी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं। यानी पहले 1 या 2 एंटीबायोटिक्स चला करती थी और टाइफाइड ठीक हो जाता था। आज कुछ डॉक्टर्स के पर्चे आते हैं मेरे पास, मैं देखता हूँ उसमें 2 से 3-3 एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा रहा है, और वो भी सबसाइड हो जाता है, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं वो मेडिसिन जो है वो रेजिस्ट कर रही हैं। तो ऐसे केस में हम एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, अगर सारी चीज़ों को एहतियात के साथ करें तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम टाइफाइड भी ठीक आसानी से कर सकते हैं। तो टाइफाइड वाला जो फीवर होता है वो स्टार्ट जो होता है वो स्लो स्टार्ट होता है। इसके अलावा जब ये सीवियरिटी होती है इसमें, तो फिर वो 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। पेशेंट आपको सर दर्द, थकान या वीकनेस बता सकता है, स्टमक पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इसमें 2 कंडीशन आती है। एडल्ट्स में आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, और बच्चों में, चिल्ड्रन में आपको डायरिया देखने को मिल सकता है। भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, और टाइफाइड के 1 हफ्ते बाद करीब जो है वो रैशेस आपको दिख सकते हैं, महीन महीन दाने दिख सकते हैं। और टाइफाइड के केस में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि टंग ज़रूर एग्जामिन करिएगा पेशेंट की। वैसे तो आजकल ब्लड टेस्ट से क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी टंग को ज़रूर कंसीडर करिएगा, टंग पे ध्यान रखिए। और टंग को जब चेक करेंगे तो टंग या तो वाइट कोटेड होगी या ग्रेइश हो सकती है। अब इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो टाइफाइड, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं। एक तो आपको एकदम टाइफाइड जिस तरह से बताया जाता है या हम लोग को जब पढ़ाया जाता है उस तरह से देखने को मिलता है, और कभी कभी ये मतलब बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की तरह ही शो करता है, लेकिन निकलता टाइफाइड है। तो बड़े मिक्स से वो हो गए हैं सिम्टम्स, तो उसमें क्लियर करिए इसको। और उसमें आपको जो फीवर की मेडिसिन देनी है वो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें A1 भी यूज़ की जाती है और A2 भी यूज़ की जाती है, दोनों में से कोई एक। उसी तरह से F1 भी दे सकते हैं और F2 भी दे सकते हैं। S10
इसमें भी यूज़ की जाएगी। इसके अलावा C10 यूज़ की जाएगी और वर्वन यूज़ की जाएगी। यानी A1 या A2 में से कोई एक, F1 या F2 में से कोई एक, S10, C10 एंड वर्वन, ये तो आपको मेडिसिन में देना ही देना। और इसको कम से कम आप 2 से 3 हफ्ते तक पेशेंट को दें। इवन ठीक हो जाने के बाद भी पेशेंट को 1 हफ्ता दवा ज़्यादा खिला दें। साल्मोनेला अपनी संख्या कुछ न कुछ बचा लेता है, जिसकी वजह से ये फिर रिपीट होता है। जब अपनी संख्या फिर वापस वो ज़्यादा करता है तो फिर रिपीट करता है। इसीलिए अक्सर करके हमें ये एलोपैथ से ट्रीटमेंट कराए हुए पेशेंट में अक्सर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और टाइफाइड में जो बाकी एहतियात हैं, साफ पानी और पौष्टिक भोजन, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे। इसके बाद मलेरिया की बात करेंगे। मलेरिया का भी ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते कि वो पुराना ना हो और उसने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा कर रखे हों। तो शुरुआती दौर में आप इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। मलेरिया की स्टार्टिंग हालांकि मच्छर काटने के 15 दिन, 10 से 15 दिन बाद होती है। यानी अगर किसी को आज मलेरिया फीवर आया है तो उसको मच्छर ने काटा होगा 10 से 15 दिन पहले। तो मलेरिया की एक अलग अपनी पहचान है। इसका फीवर जो है, फीवर चढ़ने से पहले ठंड लगती है, बहुत ठंड, इतनी ठंड कि पेशेंट कांपता है, कपकपाने लगता है। फिर उसको ढेर सारी चीज़ें ओढ़ा दी जाती हैं, लपेट दी जाती हैं। उसके बाद फिर उसको बुखार आता है, बुखार की स्टेज में वो ऐसे ही पड़ा रहता है और फिर पसीना दे करके बुखार उतर जाता है। तो मलेरिया की ये जो ये जो मलेरिया के लक्षण थे, ये बाकी फीवर से इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इससे पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसके अलावा अदर सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, मस्कुलर पेन भी हो सकता है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, फटीग यानी वही थकान जैसा लगना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करेंगे तो उसके जो लक्षण होंगे, इसमें मतली पेशेंट बता सकता है, जिसे नौजिया की कंडीशन बोलते हैं हम लोग, नौजिया या वॉमिट भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, किसी पेशेंट के अंदर डायरिया के लक्षण भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एस्कल्ट करते हैं तो हमें रैपिड हार्ट रेट मिलेगी। स्किन जो है वो लगभग 1-2 हफ्ते बाद, अगर 1-2 हफ्ते हो चुके हैं तो स्किन में कुछ पेल एनीमिक टाइप का दिखाई देगा, पेल स्किन लगेगी। और यूरिन के कलर को पूछेंगे आप तो पेशेंट कहेगा कि यूरिन जो है वो डार्क हो रही है। तो इसके जो हम मैनेजमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट की, तो इसमें अमूमन हमको A1 की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर A2 की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा F1 या F2, S10, C10 एंड वर्वन, ये दवाइयाँ कंपलसरी हैं जो आपको हर हाल में चलानी ही चलानी है मलेरिया को ठीक करने के लिए। इसके अलावा अगर पेशेंट टू पेशेंट अगर उसके कुछ लक्षण अलग हैं या वो किसी और ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप और भी दवाइयाँ उसमें मिला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी को और परेशानी है तो उसके हिसाब से, चूँकि हमारी सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस जो है वो जो उसमें ट्रीटमेंट का सिस्टम है वो सिस्टम के आधार पर है और पर्टिकुलर ऑर्गन के आधार पर है, तो उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। बरसात के बाद अक्सर करके डेंगू के केसेस आते हैं और डेंगू भी अगर केयरफुली 50,000 प्लस में किसी की प्लेटलेट काउंट्स है और वो आपके पास आया है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो डेंगू में फीवर जो है वो सडन ऑनसेट होता है, हाई फीवर रहता है जो 102, 104 तक जा सकता है, सीवियर हेडेक की कंडीशन देखने को मिलेगी और वो जो उसका हेडेक होगा वो बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे होगा, बॉडी एक और जॉइंट्स पेन, बैक बोन। इसके अलावा लॉन्ग बोन पेन आपको देखने को मिलेगा। डेंगू की कंडीशन में कुछ दिन बीतने के बाद इसमें भी रैशेस आते हैं, नौजिया और वोमिटिंग की कंप्लेन पेशेंट कर सकता है, फटीग या वीकनेस की बात कर सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट या टेस्टलेस
टेस्टलेसनेस भी आ सकती है, क्योंकि उसको कहेगा, आपको कंप्लेन कर सकते हैं खाने का स्वाद नहीं मिल रहा। तो इसमें भी ट्रीटमेंट आप, जैसा आपको बताया कि हमारे ट्रीटमेंट में कोई खास फर्क नहीं होता। ये सारी चीज़ों के लक्षण मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी एक डायग्नोसिस बना सकें। तो इसमें भी A1, F1, S10, C10, वर्वन इन दवाओं का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चिकनगुनिया की बात करें तो इसके लक्षण भी लगभग डेंगू की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें और डेंगू में यही दो फर्क है कि डेंगू के में जो पेन रहेगा वो लॉन्ग जॉइंट, बड़े जोड़ों में और लंबी हड्डियों में पेन और बैक एक पेन ज़्यादा होगा। जबकि चिकनगुनिया के केस में आपको छोटे जॉइंट्स इनकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है, उसमें पेन तकलीफ जैसे उंगलियों में हो गया, पैर की उंगलियों में, एंकल में, इन सब में दर्द पेशेंट बता सकता है। तो इसका भी ट्रीटमेंट आपको A1, F1, S10 और C10, वर्वन ये सब रहेगा। बात करें इलेक्ट्रिसिटीज़ की, तो इन सारे फीवर्स में हम 3 इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं खास तौर से। एक तो वाई कॉमन है, जिसकी डोज 2 से 5 बूंद तक की हो सकती है, दिन में 3 बार भी दे सकते हैं आप। अगर किसी भी फीवर में पेशेंट को बेचैनी बहुत है और घबराहट सी फील हो रही है, वहाँ पर अगर ये कंप्लेन करता है तो आप WE उसको दे सकते हैं 2 से 3 बार। और BE की ज़रूरत हमको पड़ती है जब कोई बच्चा निमोनिया वगैरह के केस में फीवर के साथ आता है, तो वहाँ पर आपको BE की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको आप ओरली भी दे सकते हैं और एक्सटर्नली आप छाती पे उसका प्रयोग भी करा सकते हैं। तो अमूमन हम फीवर में 3 इलेक्ट्रिसिटीज़ को यूज़ करते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या करने चाहिए फीवर में? तो पेशेंट को उसके डिजीज़ के हिसाब से उसको रेस्ट के लिए बोलिए, और इजी डाइजेस्टेबल डाइट के लिए बोलिए। किसी भी फीवर में पेशेंट को देखे या तो पानी वो खौला करके ठंडा करके पिए या फिल्टर वाटर पिए। अवॉइड क्या क्या करना है? हाई फीवर के केस में आप पट्टी तो करा सकते हैं, कॉम्प्रेस, लेकिन पेशेंट को नहाने को मना करिए, खासतौर से जब चेस्ट कंजेशन हो। और ऑयलिंग, हमारे यहाँ उत्तर भारत में बच्चों को जब बुखार आता है या बड़ों को भी बुखार आता है तो घर वाले सबसे पहले, क्योंकि वो हेडेक या बॉडी एक की बात करता है, तो उसकी तेल से मालिश कर दी जाती है, सर में तेल लगा दिया जाता है, बॉडी में तेल लगा दिया जाता है। तो ये जो ऑयलिंग वाली बात है, ये दोनों, सर में ना ऑयलिंग करनी है ना बॉडी में करनी है, दोनों के लिए मना करना चाहिए आपको। और ज़रूरत पड़ने पे पट्टी करा सकते हैं। किसी भी बुखार में, केवल निमोनिया को छोड़ करके किसी भी बुखार में आप F2 और Y का कॉम्प्रेस पूरे फोरहेड पे यूज़ कराएं, और पॉइंट नंबर 24 पर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन पर जरूर इसको लगवाएं। लेकिन निमोनिया के केस में ऐसा ना करिएगा। निमोनिया के केस में अगर फीवर तेज है तो केवल फोरहेड पे पट्टी कराइए, 24 नंबर वाले पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा मैंने कहा कि आपसे कि फीवर जो है वो एक कंडीशन फीवर की है कि इन्फ्लामेशन से भी आता है, तो उसमें भी आपको ऑर्गन का आपको सिम्टम्स के आधार पे ये जानना है कि किस ऑर्गन में इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकती है या किस सिस्टम में, उसकी दवा चुननी है। और उसकी वजह से फीवर आ रहा है तो F1 को लगाना है। और यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि A1 या A2 का प्रयोग इन्फ्लामेटरी फीवर पे किया जाता है। तो A1 का प्रयोग एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन पे किया जाता है और A2 का प्रयोग क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन पे किया जाता है। A1 और A2 में खासतौर से यही दो फर्क आते हैं कि दोनों में से आपको ये डायग्नोसिस करनी पड़ेगी कि जो पेशेंट अपनी तकलीफ बता रहा है, इसकी इन्फ्लामेशन जो है वो एक्यूट स्टेज में है या क्रॉनिक स्टेज में है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप A1 या A2 का चयन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी जानकारी फीवर्स के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई कमी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर डालिए, और मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में भी आपके आंसर कर सकूँ, और इसके बाद फिर एक नए सिस्टम या नए डिजीज़ के साथ वीडियो लेके आएंगे आपके पास। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।